हेलो एवरीवन, आज डेट है 30 जनवरी और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल होगा वो साइंस से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। सेकंड आर्टिकल हम हमारे इस डिफिकल्ट टाइम में कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो हमारे यहाँ पर रिसेशन आया है, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गई है, तो हमारा जो बजट आने वाला है उसमें क्या-क्या अच्छी चीज़ें होनी चाहिए ताकि दोबारा से जो लोगों की जीवन की पटरी नीचे उतर गई है, जीवन की जो रेलगाड़ी है वो पटरी से नीचे उतर गई है, वो दोबारा पटरी पर आ सके। तो गवर्नमेंट को क्या-क्या प्रयास करने चाहिए। और जो हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो रिलेटेड होगा बजट सेशन से। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो साइंस से रिलेटेड है। हमारे इंडिया में एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम है सी सुब्रमण्यम। उनका आज जन्मदिन है, बर्थ एनिवर्सरी है। ये जो सी सुब्रमण्यम थे वो फ्रीडम फाइटर थे, एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे और एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। उनका सबसे अच्छा मत ये था, वो चाहते थे कि साइंस का जो यूज है वो लोगों की, ह्यूमैनिटी की इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए यूज किया जाना चाहिए। इस आर्टिकल में एक और साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है, उनका नाम है चंद्रशेखर। उनका नाम है डॉक्टर चंद्रशेखर। ये दोनों जो साइंटिस्ट हुए हैं, सी सुब्रमण्यम और डॉक्टर चंद्रशेखर, इन दोनों का ही जन्म 1910 में हुआ था। इसलिए 1910 जो साल है वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट थी साइंस के लिए, क्योंकि इंडिया में दो ग्रेट इंडियन स्टार्स का उस समय जन्म हुआ था। एक डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिनको एससी के नाम से जाने जाते हैं, और एक सी सुब्रमण्यम, जिनको सीएस के नाम से जाना जाता है। जो एससी थे, मतलब डॉक्टर चंद्रशेखर थे, वो एस्ट्रोफिजिस्ट थे। उनके अकॉर्डिंग साइंस, मतलब साइंस होती है यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना, साइंस था। लेकिन जो मिस्टर सुब्रमण्यम थे, उनके अकॉर्डिंग साइंस का यूज लोगों के भले के लिए किया जाना चाहिए। पहले हम देख लेते हैं डॉक्टर चंद्रशेखर के बारे में। देखो, डॉक्टर चंद्रशेखर का जैसे ही नाम आता है तो चंद्रशेखर लिमिट या चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लाइन हमने बहुत बार सुनी होगी। जब डॉक्टर चंद्रशेखर ने अपना जो, मतलब उनका जो सिद्धांत था, प्रिंसिपल नहीं दिया था, उससे पहले ये माना जाता था, पहले हम बैक हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। साइंस में क्या होता था, ये माना जाता था कि कोई भी स्टार जो होता है वो रेगुलर जब जलता रहता है तो एक टाइम वो आता है कि वो सिकुड़ करके एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार में चेंज हो जाता है। अब ये प्रोसीजर कैसे होता है, जो स्टार होता है उसके पास में खुद का फ्यूल होता है। ऐसा नहीं होता है कि वो खुद ही जलता रहता है, उसके पास में हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन जल करके हीलियम में चेंज होती रहती है। और जब हाइड्रोजन एक टाइम के बाद में, हर चीज की देखो एक टाइम लिमिट होती है, जो इस धरा पर पैदा हुआ है एक दिन उसकी मृत्यु होना निश्चित है। ये सिर्फ हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए ही सही नहीं है, बल्कि इस नेचर में जो जो चीज पाई जाती है उन सब की मृत्यु होना निश्चित है। तो ये भी स्टार्स पर अप्लाई होती है। अब स्टार्स के अंदर जो हाइड्रोजन होती है वो एक समय के बाद में खत्म हो जाती है, तो जो स्टार है उसके अंदर कोर में एक ऐसा ग्रेविटेशन बनने लग जाता है कि वो स्टार को अपने अंदर खींचने लगता है, मतलब वो पूरे स्टार को अंदर की तरफ सिकुड़ने लग जाता है। लेकिन जो स्टार के जो एटम है वो उसके साथ बैलेंस बनाते हैं, और इस तरीके से जो एक बड़ा स्टार था वो सिकुड़ करके एक व्हाइट ड्वार्फ में चेंज हो जाता है। बाद में एंट्री होती है मिस्टर चंद्रशेखर की। उन्होंने एक नई थ्योरी दी। उन्होंने बोला कि ऐसा सब स्टार के साथ नहीं होता है, इस यूनिवर्स में अलग अलग तरीके के स्टार है, सब स्टार जरूरी नहीं है कि सिर्फ सिकुड़ करके व्हाइट ड्वार्फ चेंज हो जाए। तो साइंटिस्ट ने उनसे पूछा तो क्या हो सकता है। बोली हो सकता है कि उनमें ब्लास्ट हो जाए या फिर वो ब्लैक होल में चेंज हो जाए। बोली ऐसा कब होगा। बोली जरूरी नहीं है, आपने बोला कि हाइड्रोजन जलता रहता है, हीलियम में चेंज होता रहता है, जब हाइड्रोजन खत्म हो जाता है तो सिकुड़ने लगता है, वो जो स्टार है वो अंदर की तरफ सिकुड़ने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हर स्टार है वो सिकुड़ेगा और एक सिकुड़ने के बाद में एक बैलेंस बनेगा और वो व्हाइट ड्वार्फ में चेंज होगा। तो बोले कौन से जो स्टार हैं वो व्हाइट ड्वार्फ में चेंज नहीं होंगी। बोली अगर अगर किसी स्टार का मास, हमारा जो सन है उसके मास से, सन के मास से किसी स्टार का मास 1.4 गुना ज्यादा हो, तो जो बड़े स्टार होते हैं वो चेंज नहीं होंगे व्हाइट ड्वार्फ में, उनमें ब्लास्ट होगा, और ब्लास्ट होने के बाद में वो या तो ब्लैक होल में चेंज हो जाएंगे, या जो न्यूट्रिनो जो स्टार होते हैं, मतलब छोटे छोटे स्टार, उनमें चेंज हो जाएंगे, मतलब उनमें ब्लास्ट हो जाएगा, एक तरीके से सीधी हम बात करें
तो देखो उन्होंने जो ये लिमिट दी कि 1.4 गुना होना चाहिए वो स्टार जो जिसमें ब्लास्ट होगा, 1.4 गुना हमारे सन के मास से, उसका मास इतना ज्यादा हो। तो ये जो लिमिट दी इसी को बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट। तो ये जो चंद्रशेखर थे, डॉक्टर चंद्रशेखर, उनके अकॉर्डिंग जो साइंस ऑफ द यूनिवर्स, वो साइंस मतलब यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना साइंस था डॉक्टर चंद्रशेखर के अनुसार। उसके विपरीत डॉक्टर सी सुब्रमण्यम जो थे, उनके अकॉर्डिंग साइंस फॉर ह्यूमैनिटी थी। वो ये चाहते थे कि साइंस का यूज लोगों के भले के लिए किया जाए। इसी का नतीजा है कि उन्होंने हमारे जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ उसमें काफी अच्छा महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। जब देखो इंडिया आजाद हुआ था तो इंडिया के पास में, इंडिया की हालत ऐसी थी कि सिप टू माउथ, मतलब हम सिप से, जहाज से हमारे यहाँ पर अनाज आता था विदेश से और उसको हम खा लेते थे। मतलब हमारे पास में इतना अनाज नहीं था कि हम उसको खुद के यहाँ उगा पाएं और उसी को हम यूज कर पाएं। तो 1960 के बाद में जो हमारे यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर बहुत सारा अन्न पैदा होने लगा और ये माना जाता था कि कभी इंडिया क्या सेल्फ रिलायंट हो पाएगा अनाज के ऊपर, और वो सबकी हो भी पाया इंडिया, मतलब खुद का अन्न खुद उगा करके, बल्कि एक्सपोर्ट भी इंडिया करने लगा और वो जो टारगेट फिक्स किया था उसको इंडिया ने रेगुलर सस्टेन किया। तो ये सब कुछ हुआ साइंस का जब यूज किया गया, टेक्नोलॉजी का यूज किया गया नेचर के साथ में। देखो ये जो सुब्रमण्यम है, मिस्टर सुब्रमण्यम, उनके जन्मदिन जब उनका 91 जन्मदिन था तो उस समय में नेशनल एग्रो प्रोडक्शन को एस्टेब्लिश किया गया था और अब 21 साल से ये नेशनल एग्रो प्रोडक्शन जो है वो रेगुलर काम करती जा रही है। उनके जो आइडिया थे मिस्टर सुब्रमण्यम के कि फार्मर सेंट्रिक प्रोग्राम्स होने चाहिए गवर्नमेंट के, वो रेगुलर इनको, मतलब ये जो प्रोग्राम है फार्मर सेंट्रिक प्रोग्राम, उनको रेगुलर इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश कर रहा है नेशनल एग्रो फाउंडेशन। मतलब मिस्टर सुब्रमण्यम के जो ड्रीम्स थे उनको पूर्ण करवाने की कोशिश की जा रही है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो आज उनकी बर्थडे एनिवर्सरी है, 111 उनकी बर्थ एनिवर्सरी है आज मिस्टर सुब्रमण्यम की, और 1 साल हो गया है हमारे इंडिया में आज ही के दिन पहली बार केरला में पिछले साल आज ही के दिन कोविड-19 का पहला केस मिला था। अब देखो कोविड-19 की वजह से जो लोग हैं, मिलियंस ऑफ पीपल हैं जिनकी जो आय है वो खत्म हो चुकी है, उनकी जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल मतलब डिस्टर्ब हो चुकी है और बहुत सारे लोग हैं जो पुअर्टी लाइन के नीचे जा चुके हैं। तो मिस्टर सुब्रमण्यम को इससे अच्छी ट्रिब्यूट हो ही नहीं सकती कि उनके जो भी आइडिया थे कि साइंस को यूज किया जाए लोगों की इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए। वो ये मानते थे कि लोगों को इकोनॉमिक फ्रीडम 4 आधार पर दी जा सकती है: एजुकेशन, एनवायरमेंट और इकोनॉमी और एम्पावरमेंट ऑफ आवर फार्मर्स। अगर ये सब कुछ किया जाए तो लोगों को इकोनॉमिक फ्रीडम दी जा सकती है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, जो कोविड-19 की वजह से जो मिलियंस ऑफ पीपल्स पॉवर्टी लाइन के नीचे जा चुके हैं उनको वापस दोबारा उनका जीवन अच्छे से स्टार्ट हो सके, इसके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है। और अगर इन सारी परेशानियों से निपटा जाए साइंस का यूज करके तो मिस्टर सुब्रमण्यम को बेस्ट ट्रिब्यूट आज तक की होगी। ये हमारा डिस्कशन था, बहुत ही अच्छा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो बजट से रिलेटेड है। देखो कोविड-19 की वजह से जो लोगों की हालत है वो काफी परेशान करने वाली है, सिर्फ इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की। जो लोग हैं वो कोविड-19 की वजह से काफी परेशान हुए, ऐसा हम देख सकते हैं। तो अब इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया है कि कुछ ही समय सोमवार को हमारा बजट डिस्कस होने वाला है। अब हमारा बजट ऐसा होना चाहिए कि उसमें जो लोगों की लाइफ लाइन एक तरीके से डिस्टर्ब हुई है, लोगों का जो लाइफ इनकम अपॉर्चुनिटीज वो सब कुछ डिस्टर्ब हुए हैं, उन सबको पाने के लिए कोशिश की जानी चाहिए। इस आर्टिकल की शुरुआत इस तरीके से की गई है कि कोविड-19 पिछला जो साल गया, कोविड-19 की वजह से सभी लोगों की जो लाइव्स है, इनकम है, अपॉर्चुनिटीज हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो गई, सोशल फैब्रिक डिस्ट्रॉय हो गया और लोगों के बीच में
लोगों के बीच में इनइक्वलिटी काफ़ी लेवल तक इंक्रीज हो गई, मतलब अमीर अमीर होते गए, गरीब गरीब होते गए। इन सब को हम डिस्कस कर सकते हैं हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स हैं, जैसे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, स्टॉक मार्केट इंडाइसेज, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इंडाइसेज। इसके अलावा और भी इसी तरीके के जो मेजरमेंट होते हैं, उनके आधार पर हम देख सकते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है वो काफ़ी नीचे जा चुकी है। अब देखो, कोविड-19 की वजह से ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंडिया ही परेशान हुआ था, सारा वर्ल्ड इससे परेशान हुआ। इंडिया ने काफ़ी अच्छा कमबैक किया, काफ़ी अच्छा कोविड-19 से फाइट की थी, लेकिन फिर भी इंडिया कई ऐसे मुद्दे थे, कई ऐसे पॉइंट्स थे जिनके ऊपर फ्रंट्स थे, जिनके ऊपर इंडिया अच्छे से मतलब उसका कोविड-19 को अच्छे से उनसे फाइट, कोविड-19 की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स हुई, कई फ्रंट्स पर जो हमारा इंडिया है वो अच्छे से फाइट नहीं कर पाया। अब कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज थी जिनके ऊपर इंडिया अच्छे से काम नहीं कर पाया? देखो, एक तो कोविड-19 आते ही इंडिया में जो एक आपने वो लगा दिया ना, कोविड-19 आते ही जो एक लॉकडाउन इंडिया में लगाया गया था, उस लॉकडाउन की वजह से उसको एक बेटर प्लान करके उस लॉकडाउन को लगाया जा सकता था। देखो, इंडिया में वर्ल्ड से अलग स्थिति है, सिचुएशन इंडिया में बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ पर बहुत सारी जो जनसंख्या है वो एज ए माइग्रेंट के रूप में, इनफॉर्मल वर्कफोर्स के रूप में काम करती है। अगर पहले से एक प्लान तरीके से लॉकडाउन को लगाया जाता, तो उसकी वजह से जो डीप डिस्ट्रेस क्रिएट हुआ है लेबर मार्केट में, वो नहीं हो पाता। दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था, मिलियंस ऑफ स्ट्रगलिंग फैमिलीज थी जो कोविड-19 की वजह से जब उनकी जॉब चली गई तो उनको सहायता की जरूरत थी, तो गवर्नमेंट को और ज़्यादा जनरस होना चाहिए था उन लोगों को फिसल एड पैकेज देने के लिए। गवर्नमेंट ने लोगों को अच्छे से, सबको बराबरी से ये एड पैकेज नहीं दे पाई, जिसकी वजह से जो इनइक्वलिटी है वो काफ़ी बढ़ गई थी। तीसरा इसमें बताया गया है कि देखो, वैसे तो आरबीआई ने काफ़ी अच्छा कमबैक किया, लोगों के हाथ में जो पैसा है वो कम ना हो, इसकी वजह से काफ़ी अच्छा कमबैक किया। मतलब जो लिक्विडिटी है वो मार्केट में कम नहीं होनी चाहिए, लोगों के हाथ में पैसा होना चाहिए, भले ही इससे इन्फ्लेशन जो बढ़ जाएगी, लेकिन ये जो भी आरबीआई ने जो वर्क किया वो बिल्कुल कंप्लीट नहीं था, इनएडिक्वेट था इन परिस्थितियों को देखते हुए। नेक्स्ट इसमें साइन दिए गए हैं। देखो, अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो इससे ज़्यादा मनरेगा में, मतलब जब से मनरेगा 2006 से मनरेगा एक्ट स्टार्ट हुआ है और लोगों को 150 दिन की मजदूरी, मतलब उनका जो टाइम पीरियड है वो फिक्स किया गया है, तो अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो इससे ज़्यादा डिमांड कभी भी नहीं की गई वर्क के लिए मनरेगा के अंदर। और 120 मिलियन पीपल ने इस फाइनेंशियल ईयर में मतलब वर्क के लिए पूछा और इस प्रोग्राम की हिस्ट्री में ये सबसे ज़्यादा था। 2020-21 में जो मनरेगा के अंडर लोगों ने काम किया वो पिछले साल की तुलना में 53% ज़्यादा था। मतलब ये देखो कि लोगों की जॉब किस हालत तक गई है। तो ये जो डाटा दिए गए हैं, इनके आधार पर बार बार ये बोला जा रहा है कि हमारी इकोनॉमी वी आकार की इकोनॉमी हमारी हो गई है। मतलब इकोनॉमी में स्लो डाउन आया, उसके बाद में जस्ट जैसे हम बॉल को फर्श के ऊपर मारते हैं और उसके बाद में वो बॉल टकरा करके वापस कमबैक करती है, उसी तरीके से इकोनॉमी के लिए बोला गया कि वी आकार की हमारी इकोनॉमी होने वाली है। लेकिन ये जो डाटा दिखाए गए हैं, इनसे तो ये नहीं लगता कि इतनी जल्दी हमारी इकोनॉमी रिकवर होने वाली है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि देखो, इंडिया का जो मतलब हमारे यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छा मतलब रिकॉर्ड्स हुए, रिकॉर्ड लेवल तक स्टॉक मार्केट ऊपर गया। लेकिन देखो, निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो सिर्फ हम टॉप 50 कंपनी जिनका मार्केट 3 लाख करोड़ तक, मतलब 40 बिलियन तक जिनका मार्केट बढ़ चुका, इस समय में उन्होंने इतना पैसा, इतनी वेल्थ क्रिएट की थी। तो एक तरीके से ये लगता है कि जो हमारे सेंट्रल बैंक्स ने जो पैसा दिया था, जो पैसा लिक्विडिटी इंक्रीज करने के लिए दिया था, वो एक तरीके से एसेट्स मार्केट में चला गया और एसेट्स मार्केट में जाने से स्टॉक मार्केट काफ़ी हाई लेवल तक ऊंचा चला गया। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि एक प्रॉब्लम ये हुई कि आरबीआई ने जो हमारे एसेट प्राइस और सप्लाई जो है, मतलब सप्लाई जो है वो रेगुलर बढ़ती जा रही है, सप्लाई में कमी आई और
एसेट प्राइस काफ़ी बढ़ते गए। इसकी वजह से जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है उसमें भी काफ़ी मतलब इंक्रीज हुआ। आरबीआई रेगुलर कोशिश कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट कम हो और लिक्विडिटी को इंक्रीज किया जाए, लेकिन रेगुलर ऐसा करने से कुछ फायदा जब नहीं होगा तो आरबीआई अचानक से आके इन चीज़ों को शट डाउन कर देगा, और ये तो जो जॉब में एक तरीके से ग्रोथ जो हो रही है ना हल्की फुल्की, उसमें भी नेगेटिव इम्पैक्ट गिरा देगा। देखो, ये माना जा रहा था हमारे यहाँ पर कि जो हमारा एक्सटर्नल सेक्टर है वो हमारी इकोनॉमी को बूस्टअप करेगा, हमारी इकोनॉमी के लिए एक एज ए सेवियर की तरह काम करेगा। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है उसने तो एक अलग ही तरीका अपना लिया। गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूशन कर दिया, मतलब हमें एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट नहीं करना है। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, नॉन टैरिफ बैरियर्स को इंक्रीज कर दिया। इनकी वजह से जो हम ये मान रहे थे कि एक्सटर्नल सेक्टर हमारी इकोनॉमी को बचा लेगा, ऐसा कुछ नहीं हो पाया। दूसरा, इसमें बताया गया है कि बहुत सारे लोगों की जॉब जाने की वजह से उन लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया कि 12 मिलियन एडल्ट इंडियंस जो हमारा लेबर फोर्स है उससे बाहर हो गई। इसकी वजह से लोगों की इनकम बिल्कुल नीचे चली गई और लोग बहुत ज़्यादा पॉवर्टी में चले गए। ये हमने क्या डिस्कस किया? सबसे पहले हमने देखा कि पिछले साल कोविड-19 हुआ और हर एरिया में इंडिया ने कोशिश की कि कोविड-19 पेंडेमिक से लड़ा जाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे एरिया थे जिनमें इंडिया ने अच्छे से कमबैक नहीं किया। तो ये हमने पॉइंट्स देखे जहां पर इंडिया ने अच्छे से फाइट इंडिया नहीं कर पाया। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया ने हर जगह इंडिया ने तो सिर्फ गलत किया है। जो इंडिया में कुछ अच्छा भी हुआ है होगा उसके बारे में हम डिस्कस करें। देखो, हमारी जो गवर्नमेंट ने ये सोच रखा था, हमारी गवर्नमेंट ने ये मान रखा था कि 2020-21 में हमारे यहाँ पर जो टैक्स है वो कलेक्शन होगा 16 लाख करोड़ का, लेकिन हमारी इंडिया को जो रेवेन्यू, हमारी गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू है वो सिर्फ कलेक्ट हुआ 7 लाख करोड़ का। नवंबर 2020 में जब हमें पता चला तो 7 लाख करोड़ ही रेवेन्यू के रूप में आई। अब इंडिया को गवर्नमेंट को रेवेन्यू कम प्राप्त हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ने खर्च करने में कोई भी कमाबेसी नहीं दिखाई। गवर्नमेंट अब तक 30 लाख बजट में गवर्नमेंट ने घोषणा की थी, 30 लाख करोड़ गवर्नमेंट इस फाइनेंशियल ईयर में खर्च करेगी। इससे भी ज़्यादा गवर्नमेंट खर्च कर चुकी है और आगे भी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मिसेज निर्मला सीतारमन, उन्होंने ये बात बोली है कि हम फिस्कल डेफिसिट को देखने के लिए हमारा जो एक्सपेंडिचर है उसको हम कम नहीं करेंगे, हम खर्च करेंगे, और गवर्नमेंट की तरफ से जब खर्च किया जाएगा तभी एक तरीके से इकोनॉमी को बूस्टअप किया जा सकता है। ये पॉजिटिव पॉइंट है कि रेवेन्यू कम कलेक्ट हुआ, लेकिन फिर भी इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी अच्छा एक्सपेंडिचर पे खर्च करने वाली है। देखो, ये सब कुछ जो गवर्नमेंट जो खर्च कर रही है ना उसका फटाफट फायदा नहीं आएगा। ऐसे नहीं है कि आज खर्च किया और कल उसका रिजल्ट निकल करके आएगा। ये सब चीज़ें धीरे धीरे इंक्रीज होंगी। तो इसके लिए हमारे जो यहाँ के लोग हैं उनको फटाफट रिजल्ट मिले, इसके लिए गवर्नमेंट को एक ऐसी इनकम, लोगों को इनकम देनी होगी कम से कम कुछ समय के लिए, ताकि उनकी जो उनकी लाइफ एक तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है वो दोबारा से रूटीन में आ सके। अब क्या करना होगा, मतलब गवर्नमेंट क्या कर सकती है? देखो, कोविड-19 की ये जो हमारा बजट आने वाला है इसमें क्या क्या चीजें हमें बेहतरीन करनी हो, कहाँ खर्चा बढ़ाना हो, एक्सपेंडिचर कहाँ बढ़ाया जाए, ताकि जो हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग है वो बहुत अच्छे हो सके और नेक्स्ट ईयर में जो भी परेशानी है उनको कम किया जा सके। सबसे पहला तो देखो, कोविड-19 जब पेंडेमिक आया उस समय में ये देखा गया कि जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ही बुरा निकला, और जो भी इंटरनेशनल जो गाइडलाइंस हैं उनको हमें फॉलो करने की ज़रूरत है। हमारा जो एक्सपेंडिचर है उसका टोटल हमने 2% खर्च किया है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, जो लगभग 70,000 करोड़ था। तो इसको बढ़ा करके मतलब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें खर्च करना चाहिए 1 लाख करोड़ तक। दूसरा, हमें करना चाहिए हमारे डिफेंस में। देखो, अगर हम डिफेंस में कमजोर दिखे तो हम एक वॉर को इनवाइट कर सकते हैं। पिछले साल हमने देखा, मई 2020 से हम रेगुलर देख रहे हैं कि चाइना का जो एनक्रोचमेंट है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो अब हम जो हमारी जीडीपी का 1.6% खर्च करते हैं हमारे डिफेंस एक्सपेंडिचर के लिए, उसे हमें बढ़ा करके 3% तो कम से कम करना चाहिए। ठीक है।
इसके अलावा गवर्नमेंट को ये भी कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग अगर गवर्नमेंट इस तरीके से खर्चा करेगी तो लोगों के पास में जॉब क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, लोगों को जॉब मिलेगी। इसके अलावा गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि बहुत सारे जो लोग हैं जिनकी जॉब चली गई है उनको कुछ समय के लिए कम से कम जो 6 मंथ्स हैं उनके लिए उनको मिनिमम इनकम देनी चाहिए ताकि उनकी जो लाइफ है वो दोबारा से सस्टेन हो सके। अब देखो, सोमवार को हमारा बजट आने वाला है। अब इस बजट में क्या किया जाना चाहिए, जो जो हमने डिस्कशन किया वो कम से कम होना चाहिए, ताकि जो फिसल डेफिसिट को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना चाहिए। अगर फिसल डेफिसिट को इंटरनेशनल रेटिंग्स में जो थ्रेट मिलने वाली है, इन सब को इंडिया को डिक्टेट नहीं करना चाहिए। इस डिस्ट्रेस से निकलने के लिए, कोविड-19 की वजह से जो डिस्ट्रेस हुआ है उससे निकलने के लिए जो बजट है वो काफ़ी शानदार होना चाहिए। और ये जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, इन सब को यूज किया जा सकता है हमारे बजट में। तो ये आशा की बात होगी कि सोमवार को जो हमारा बजट आने वाला है वो किस तरीके का होगा। नेक्स्ट और जो हमारा लास्ट आर्टिकल है वो हमारे बजट सेशन को लेकर के है। देखो, इस आर्टिकल की शुरुआत इस तरीके से की गई है कि गवर्नमेंट को पार्लियामेंट का यूज इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि पार्लियामेंट में गवर्नमेंट जाए और सिर्फ वहां लोग के थ्रू कुछ भी पास करवा के आ जाए, बल्कि गवर्नमेंट को पार्लियामेंट का यूज करना चाहिए डिटेल्ड डिबेट के लिए। प्रॉब्लम क्या है, पिछला जो सेशन था, मानसून जो सेशन था, क्योंकि विंटर सेशन को तो स्क्रैप कर दिया गया ड्यू टू कोविड-19 की वजह से, तो विंटर सेशन में मानसून सेशन में क्या हुआ कि 10 दिन के अंदर ही 3 फार्म लॉज हैं उनको गवर्नमेंट ने पास कर दिया। और उसी की वजह से जो अपोजिशन है उन्होंने इस समय का जो बजट सेशन है उसमें जो स्टार्टिंग हुई प्रेसिडेंट के स्पीच से उसको बाइकआउट कर दिया। और 20 अपोजिशन पार्टीज ने इसमें एक दूसरे का साथ दिया और उन्होंने सबने प्रेसिडेंट के स्पीच को मतलब क्या कर दिया, उन्होंने अवॉइड कर दिया कि वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो देखो, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि ये जो कुछ भी हुआ वो गवर्नमेंट की लीगेसी, गवर्नमेंट की विरासत थी पिछले जो सेशन में हुआ। उसी की लीगेसी की वजह से जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने बाइकआउट कर दिया, क्योंकि अपोजिशन पार्टीज का ये मानना है कि उनका पार्लियामेंट में होना या ना होना कोई मतलब नहीं रखता है। गवर्नमेंट ने जब फार्म लॉज पास करवाए तो ना तो उन्होंने बिना किसी कंसल्टेशन के, विदाउट एनी डिटेल्ड एंड प्रॉपर कंसल्टेशन विद पॉलिटिकल पार्टीज, एक्सपर्ट एंड फार्मर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब इनसे कोई भी उन्होंने कंसल्टेशन नहीं की गवर्नमेंट ने, और फिर भी उन्होंने फार्म लॉज को पास कर दिया। और अब जब जो फार्मर्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको भी एक तरीके से जो अपने, देखो फार्मर्स रेगुलर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और 26 जनवरी को जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो फार्मर्स का ये मानना है कि उनके अंदर ऐसे उपद्रवी थे ही नहीं, गवर्नमेंट ने खुद ने अपने उपद्रवी उसमें भेजे। और जो लाल किले पे जो इंसिडेंट हुआ कि हमारे तिरंगे के साथ में, मतलब जहां हमारा तिरंगा, हमारा नेशनल फ्लैग फैल रहा था, उसी के साथ में कुछ लोगों ने वहां पर खालिस्तानी समर्थक फ्लैग को भी वहां फहरा दिया। अब देखो, ये तो जांच के बाद सामने आएगा कि वो लोग कौन थे। जो फार्मर्स हैं वो आरोप लगा रहे हैं एक तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर कि उनका जो रेगुलर जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसको कमबैक करने के लिए उनसे वहां पर फार्मर्स को वहां से हटाने के लिए ये षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी रची गई है गवर्नमेंट के द्वारा। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखो सेम इसी तरीके का बाइकआउट किया गया था नवंबर 2019 में, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट कर रहे थे और प्रेसिडेंट का एड्रेस था, तो उस समय भी अपोजिशन पार्टीज ने बाइकआउट कर दिया था। पिछले साल जनवरी 2020 में अपोजिशन ने प्रेसिडेंट के स्पीच में भाग तो लिया था, लेकिन जो ब्लैक बैज अपने हाथों के ऊपर वो बांध करके आए थे, मतलब एक तरीके से वो विरोध प्रदर्शन में ही थे। आगे इसमें बताया गया है कि देखो हमारी जो गवर्नमेंट इस समय जो गवर्नमेंट चल रही है वो मेजोरिटी में है, पार्लियामेंट में दोनों ही हाउसेज में वो मेजोरिटी में है और उनको किसी की भी जरूरत नहीं है कोई भी लॉ पास करने के लिए। तो ये तो गलत है, ये तो गलत है। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को अपनी मेजोरिटी को ध्यान में रख करके कोई भी लॉ पास नहीं करवाना चाहिए। इस आर्टिकल में लास्ट में ये इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि गवर्नमेंट को जो मेजोरिटी की विल है उसको एनफोर्स करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो हमारी जो डेमोक्रेसी की जो विल है
उसको उसके अकॉर्डिंग डेमोक्रेटिक जो कंडक्ट है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। और हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी के लिए जो हाई स्टैंडर्ड सेट किए गए थे उन सबको ध्यान में रखना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। और किसी को भी, मतलब आप मेजोरिटी में हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पावर को यूज करके जो आपके अपोजिशन पार्टीज हैं उनको आप क्या करोगे, परेशान करोगे, और जो भी हाई स्टैंडर्ड डेमोक्रेसी के लिए सेट किए गए थे उनको वायलेट करोगे, और सिर्फ अपनी मेजोरिटी के अकॉर्डिंग आप विल के अकॉर्डिंग, मेजोरिटी की जो विल है उसी के अकॉर्डिंग कानून बनाओगे। तो इस तरीके से जो प्रोटेस्ट हैं वो तो रेगुलर चलेंगे। अपोजिशन ने जो विरोध किया है वो एक तरीके से फार्म लॉज से संबंधित ही था। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था, कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।